हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम है आप सभी का बालाजी स्ट्रीम मोशन चैनल पर। जल्दी जल्दी आप सभी लोग लाइव आ जाइए और जुड़ जाइए क्लास से, क्योंकि आज की क्लास आप सभी लोगों के आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्लासें आपको दे रहे हैं सारी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज की क्लास कुछ ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। इसका रीज़न ये है कि मैंने आप लोगों को अभी तक अंसाल पेपर जो मैं सॉल्व करा रहा हूँ सेट नंबर 2021 का 1, ठीक है, सेट नंबर 1 2021 का, तो इसकी अभी तक मैंने आपको 3 क्लासें प्रोवाइड की हैं। आज हमारी ये चौथी क्लास है और 3 क्लासों में मैं आप लोगों को 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और जो 5 नंबर वाले प्रश्न होते हैं वो सारे मैंने सॉल्व करा दिए और मैंने प्लेलिस्ट भी बना दी है। आप देख सकते हो, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, क्रम से क्लासें मिल जाएंगी अंसार पेपर के सोल्यूशन की। और आज इस चौथी क्लास में आप लोगों को जो 8 नंबर वाले प्रश्न आते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में वो मैं यहाँ पर सॉल्व कराऊंगा। टोटल आपके 6 प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें से 3 आपको करने रहते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर आपको सोल्यूशन दे रहा हूँ तो मैं आपको 6 प्रश्न हल कराऊंगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर चलिए शुरू करते हैं बिना समय को लॉस किए हुए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में से शेयर कर दिया करें और लाइव कंटिन्यू जुड़े रहा करें, जिससे आपको एक एक बात मैं अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके जो बता रहा हूँ वो समझ में आ जाए, ठीक है ना। क्योंकि आप ये मॉडल प्रश्न पत्र हल कर रहे हो, आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न पत्र आएगा वो बिल्कुल इसी के प्रारूप पर होगा और सवालों का जो पैटर्न होगा वो भी यहीं से होगा। तो आप सवाल के तरीकों को समझिए, आप कोई भी मॉडल प्रश्न पत्र है वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। बोर्ड एग्जाम में कोई भी प्रश्न पत्र कैसा भी बनाया जाए, लेकिन जब आप पहले से मॉडल प्रश्न पत्रों को नहीं हल करोगे तब आपको दिक्कत आएगी, ठीक है ना। तो क्लास को अंत तक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको आगे की क्लासों का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट। इसमें ए = एक आव्यूह दिया गया है और बताया गया है तो सत्यापित कीजिए। अरे ये बोला गया है a इंटू एडजॉइंट ए, ये बोला गया है a इंटू एडजॉइंट ए इक्वल टू मॉड ए और इंटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और साथ ही में बोला गया कि a इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। तो हम a इनवर्स ज्ञात करते हैं जो आपका मेन है। आव्यूह a और एडजॉइंट a इनवर्स में एडजॉइंट a भी निकालना पड़ेगा, मॉड a भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो सारी चीज़ें a इनवर्स में आ जाती हैं, तो हम a इनवर्स आपको निकाल के बताते हैं। बाकी ये चीज़ आप अपने आप अभी कर लोगे, ठीक। मेन चीज़ है a इनवर्स निकालना, वो सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी a इनवर्स में। देखिए अभी a इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम, जो आपका आव्यूह होता है इसके सारे का मान निकालते हैं। तो आव्यूह a के सारे का मान निकालेंगे तो मॉड a लिखेंगे, और जो आव्यूह उसको सारे के चिन्ह के अंदर लिखेंगे। आव्यूह को ऐसे चिन्ह के अंदर लिखा जाता है, लेकिन सारे को ये मोड़ा नहीं जाता है। तो 2 3 और 2 -1 0 6 1 -1 0। सारे का मान ज्ञात करने के लिए किसी रो या कॉलम के सापेक्ष हम प्रसार कर देते हैं। तो मॉड a इक्वल टू, चलिए हम क्या करते हैं R1 के सापेक्ष प्रसार कर देते हैं। तो प्लस का 2 लेंगे, पहले अल्टरनेट चिन्ह लेते हैं, तो ये कॉलम ये रो छूट जाएगी। 0 0 का गुणा 0, माइनस लगता है 6 कम 6 -6, और ये सूत्र वाला +6 हो जाएगा। फिर आ जाएंगे दूसरे कॉलम पर, माइनस लगाते हैं, लेकिन ये पहले से -1 है तो ये प्लस का 1 हो जाएगा। और ये कॉलम ऊपर वाली रो छोड़ेंगे, 0 और 3 का गुणा 0, -2 और -1 का गुणा आपका हो जाएगा -2, लेकिन माइनस सूत्र वाला है प्लस का 2 हो जाएगा। फिर हम तीसरे कॉलम को छोड़ेंगे, तीसरे कॉलम को जब छोड़ेंगे तो +1 लेंगे। देखिए प्लस फिर माइनस फिर प्लस, लेकिन माइनस ये पहले था इसलिए प्लस हो गया, +1, ये कॉलम छूटा ये रो छूटी। 6 3 कितना हो जाएगा 18, माइनस 2 शून्य में कितना हो जाएगा 0। आव्यूह a के सारे का मान आ गया 6 दूनी 12, ठीक, प्लस 2 1 कम 2, 18 1 कम 18, 18 तो 20 और 12 कितना हो जाएगा 32, नॉट इक्वल टू 0। इसलिए a इनवर्स क्या है भाई, संभव है। जब किसी आव्यूह के सारे का मान 0 के बराबर नहीं होता है तभी उस हम आव्यूह का a इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, उसका व्युत्क्रम आव्यूह तभी ज्ञात कर सकते हैं। अगर किसी आव्यूह के सारे का मान 0 के बराबर आ जाता है तो उसका इनवर्स नहीं ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो आव्यूह a के सारे का मान 32 है, इसका इनवर्स ज्ञात किया जा सकता है। अब लिखेंगे सहखंडों से निर्मित आव्यूह। किससे निर्मित आव्यूह, सहखंडों से निर्मित आव्यूह। और इसके लिए मैंने आपको बहुत ही बेस्ट तरीका बताया है। सहखंडों से निर्मित आव्यूह ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बड़ा सा एक आव्यूह बनाते हैं और इसके अंतर्गत क्या करते हैं, सहखंडज बनाते हैं, ऐसे छोटे छोटे, ठीक। जहाँ तक दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, मोबाइल की स्क्रीन को आप टेढ़ा कर लीजिए, ठीक, बस दिखाई देने लगेगा। ये उपसारिक बनाते हैं और जब इसके आगे हम अल्टरनेट चिन्ह लगा देते हैं, ठीक है ना, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस और उसके बाद माइनस फिर प्लस, तो ये सहखंडज बन गए।
अब सखंडों से निर्मित आप भी आ जाएगा इसको हल करने पर। पहले क्या करते हैं, A11 मतलब पहला कॉलम और पहला रो छोड़ते हैं, तो क्या बचता है 0 -1 और 6 0, ये बचा आपका। इसी प्रकार फिर आ जाते हैं पहली रो और दूसरा कॉलम छोड़ते हैं, क्या छोड़ते हैं दूसरा कॉलम, तो 3 -1 और 0 और 2 0। फिर हम तीसरा कॉलम इसी तरीके से बारी बारी से छोड़ते हैं, तो 3 0 और 2 6। उसके बाद हम आ जाते हैं फिर यहाँ पर दूसरी रो पर, दूसरी रो पहला कॉलम छोड़ते हैं, तो ये आपका आ जाता है -1 1 और कितना आ जाएगा 6 0। फिर दूसरा कॉलम आप छोड़ते हो तो 2 1 बचता है और 2 0, ठीक। फिर इसी तरीके से तीसरा कॉलम आप छोड़ते हो तो 2 -1 और 2 6 बचता है, ठीक। फिर इसी तरीके से आप तीसरी रो पर आ जाते हो। क्लास को भाई अंत तक कीजिएगा, बीच में मत जाइएगा, आप बीच में क्लास छोड़ दोगे तो आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना। तो आप क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा। अब देखिए तीसरी रो को छोड़ेंगे, पहला कॉलम छोड़ेंगे तो ये -1 1 बचेगा और 0 -1। इसी प्रकार दूसरा कॉलम छोड़ोगे तो 2 1 3 -1 बच जाएगा। तीसरा कॉलम छोड़ोगे 2 -1 और 3 0 बच जाएगा, ओके। अब चलिए आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। देखिए सवाल थोड़ा लॉन्ग होते हैं तो थोड़ा समय लगता है, ठीक है, तो समझते रहोगे तो पूरी बात समझ में आ जाएगी। अब चलिए इसको सखंडों से निर्मित आव्यूह को हल करते हैं। इसको हल करेंगे 0 0 0 0 का गुणा 0 -6 कम 6, तो ये आप प्लस पहले लगाइए, फिर 0 माइनस सूत्र वाला और 6 कम 6 -6, ये प्लस का 6 हो जाएगा। फिर माइनस लगाते हैं, 0 और 3 का गुणा 0 हो जाएगा, माइनस सूत्र वाला 2 1 कम 2, ये माइनस का 2 ये प्लस का 2 हो जाएगा। फिर प्लस लगाते हैं, 0 और 3 का गुणा 0 और 2 0 का गुणा 0 यानी 0 -0, ठीक है ना, बात समझ में आ रही होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर तो आप देखोगे इसको हल करेंगे तो माइनस लगाएंगे चिन्ह, उसके बाद 0 और -1 का गुणा आपका हो जाएगा 0, माइनस 6 और 1 का गुणा आपका 6 हो जाएगा। फिर प्लस लगाएंगे, 0 और 2 का गुणा 0, माइनस 2 1 का आपका 2 हो जाएगा। फिर माइनस लगाएंगे, 6 दूनी 12, 12 और प्लस का 2 हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस का 2 आएगा, माइनस सूत्र वाला प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस चिन्ह लगाएंगे, 1 1 कम 1 हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस का गुणा प्लस और 0 1 का गुणा 0। फिर माइनस लगाएंगे, -1 और 2 का गुणा -2 हो जाएगा और माइनस सूत्र वाला 3 1 कम आपका 3 हो जाएगा। प्लस लगाएंगे, 0 और 2 का गुणा आपका 0 हो जाएगा, माइनस 3 1 कम 3 -3 होगा और माइनस सूत्र वाला प्लस का 3 हो जाएगा। इस तरीके से आपको हल करना है, ठीक है ना। इसका वीडियो आप अलग से भी देख सकते हो, इस टाइप के प्रश्नों को मैंने सॉल्व कराया बहुत ही अच्छे से, ये आते जरूर हैं बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, देखिए 0 6 जोड़ोगे 6 आ जाएगा और ये माइनस का 2 हो जाएगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये माइनस माइनस का गुणा प्लस 6 हो जाएगा। 0 और 2 का गुणा बात करें तो प्लस आ गया, माइनस माइनस 2 हो जाएगा, 12 2 आपका 14 हो जाएगा माइनस का, ठीक है ना। और ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका -5 माइनस सूत्र वाला क्या हो जाएगा प्लस का 5 और ये आपका 3 हो जाएगा। सखंडों से निर्मित जब आव्यूह मिलता है तो हम निकालते हैं क्या भाई, एडजॉइंट ए का मान। तब एडजॉइंट ए जो मान होता है सखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त आव्यूह होता है, यानी जो आव्यूह है इसको परिवर्त कर देंगे, इसके रो या कॉलम बदल देंगे। तो ये वाली जो रो है इसको कॉलम में बदल देंगे, 6 -2 0, ये रो थी इसको कॉलम बदल दिए। दूसरी रो को कॉलम में बदलेंगे, 6 -2 -14, 6 -2 -14, इसको भी कॉलम में बदल दिया। तीसरी रो को कॉलम में बदलेंगे, 1 5 और 3। अब ये एडजॉइंट ए का मान आ गया। आपसे पूछा जा रहा था कि ए इनवर्स का मान बताओ, तो ए इनवर्स बराबर हो जाएगा 1/mod ए, और क्या होता है सूत्र, एडजॉइंट ए। तो 1/mod ए का मान आपका आया था 32, रख दिया मैंने 32। एडजॉइंट ए का मान जो भी आया रखिए, 6 6 1 -2 -2 5 0 -14 3। इस तरीके से आप देख सकते हो कि ए इनवर्स का मान आ गया। इसमें एक चीज़ प्रूव करने के लिए बोली गई थी, क्या बोली गई थी इसको भी देख लेते हैं। नहीं, कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर जी ने छोड़ दिया, ए इंटू में एडजॉइंट ए इक्वल टू mod ए आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देखिए आपने एडजॉइंट ए का मान निकालना है। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको जो है 2 आव्यूहों के गुणनफल के बारे में और उस पर आधारित क्वेश्चन भी कराया है, ठीक है, मॉडल प्रश्न पत्र में ही क्वेश्चन था आपका। तो गुणनफल आप जानते हो आव्यूहों को कैसे कहते हैं। एडजॉइंट ए का मान ये देखो आपके सामने लिखा हुआ है, ए आव्यूह का मान आपके सामने लिखा हुआ है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिएगा, जो आएगा उसको एलएचएस बना लीजिएगा, नहीं एलएचएस का मान आ जाएगा। फिर आरएचएस में आपका देखिए mod ए है, mod ए का मान 32 है, और उसके बाद
आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो देखिए मॉड ए का मान 32 आया है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मान कितना होता है, जिसमें बिकट के अवयव एक एक होते हैं, बाकी सारे अवयव शून्य होते हैं। तो ये आपका RHS आ जाएगा। और 32 का गुणा कर दोगे, यहाँ 32, यहाँ 32, यहाँ 32, तो ए एडजॉइंट ए का जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो RHS के बराबर आना चाहिए। बस ये चीज़ आपकी प्रूव हो जाएगी। आपको कुछ नहीं करना, केवल इतना गुणा करना है, ए आप भी और एडजॉइंट ए का। एडजॉइंट ए का मान यहाँ पर है, ए का मान यहाँ पर है, आना कितना चाहिए, इसके बराबर आना चाहिए, RHS के बराबर। अब इतना काम आप लोग कर सकते हो, ठीक है। ये व्हाइट बोर्ड है, कोई रफ कॉपी तो है नहीं कि यहाँ पर बार बार ये भी चीज़ें आपको करके दिखाएं। तो उम्मीद है कि आप सभी लोग मेरी बातों को समझ रहे होंगे, मेरी भावनाओं को भी समझ रहे होंगे, ठीक है ना। इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम बढ़ते हैं आगे के क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको रफ करते हैं भाई। ये 8 नंबर का प्रश्न होता है, ठीक है ना। अब चलिए भाई, बिल्कुल इसी टाइप का क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण निकाय युग्म को हल कीजिए। ये तो बोर्ड एग्जाम में आना ही आना है, ये पक्का है कि एक रैखिक समीकरण निकाय युग्म को हल करना आएगा, ठीक है ना। अभी ये सारा मैंने आपको स्टेप बताए, सारे स्टेप आपको इसमें भी फॉलो करने हैं। बस क्या करना है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है ना। जो नया चीज़ है जो इसमें नहीं शामिल है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। और मैं आंसर चेक करना भी ऐसे सवालों का बता देता हूँ कि बोर्ड एग्जाम में आप आंसर भी चेक कर सकते हो। अगर बोर्ड एग्जाम में आपको आंसर चेक करना आ जाए तो सबसे अच्छी बात तो होती है, पूरे नंबर आपको वहीं पर क्लियर हो जाते हैं कि सही कि गलत। जैसे यहाँ पर दिया गया कि आव्यूह विधि से, खा पार्ट में दिए गए आव्यूह विधि से आपको यहाँ पर 3 समीकरण दी गई हैं। 3x प्लस का 4y प्लस का 2z इक्वल टू आपको 8 दिया गया है, और दिया गया है 2y माइनस का 3z इक्वल टू आपको कितना दिया गया है, 3 दिया गया है, और x माइनस 2y प्लस 6z इक्वल टू आपको -2 दिया गया है, ठीक है ना। जब हमें रैखिक समीकरण निकाय युग्म को हल करना होता है तो हमको सबसे पहले 3 आव्यूहों का मान निकालना होता है। समीकरण ax बराबर b से हमको तुलना करना पड़ता है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि उक्त समीकरण को है, उक्त समीकरण मतलब ऊपर वाले समीकरण को, उक्त समीकरण को ax बराबर b के रूप में लिखा जा सकता है, लिखा जा सकता है, जहां पर जो a होता है वो जो वेरिएबल होते हैं, वेरिएबल के गुणांकों से निर्मित आव्यूह होता है। कैसे बनाते हैं आव्यूह? a का मान देखिए, एक आव्यूह बनाएंगे, x का गुणांक यहाँ 3 है 3 लिखेंगे, y का गुणांक 4 है 4 लिखेंगे, z का गुणांक 2 है 2 लिखेंगे, चिन्ह के साथ। यहाँ x नहीं है मतलब 0x रहा है तो x का गुणांक यहाँ 0 0 लिखेंगे, y का गुणांक 2 है 2 लिख देंगे, z का गुणांक -3 लिख देंगे, x का गुणांक 1 1 लिख देंगे, y का गुणांक -2 2 लिख देंगे, z का गुणांक 6 6 लिख देंगे। इस तरीके से आप भी a का मान आ जाता है। उसके बाद यहाँ पर जो b होता है, b का मान क्या होता है, ax बराबर b होता है ना, तो b का मान क्या होता है, जो RHS में आपके एलिमेंट होते हैं उनसे निर्मित आप भी होता है। RHS में कौन कौन से हैं आपके, 8 है 3 है 2 है, तो ये आप भी b का मान हो जाता है। जो x का मान कितना होता है, जितने वेरिएबल होते हैं, जितने प्रकार के वेरिएबल, x y z 3 प्रकार के वेरिएबल हैं, तो तीनों प्रकार के वेरिएबल को आप ऐसे एक स्तंभ आव्यूह के रूप में लिख दीजिए, ये आपको x का मान मिल जाएगा। अब आपको करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक, बहुत आसान है। देखिए आपको जब वैल्यू निकालना है x y z की, तो आप यहाँ पर x बराबर, x को रोकोगे a उधर जाएगा, a इनवर्स b आ जाएगा। बताइए आ जाएगा कि नहीं? तो आपको जो ये आव्यूह दिया गया इसका इनवर्स आप पहले निकाल लीजिए। क्या कर लीजिए आप, इसका इनवर्स निकाल लीजिए। अभी मैंने इस आव्यूह का इनवर्स निकालना बताया है, फिर वही क्रियाकलाप करेंगे, आप बिल्कुल बोर होने लगेंगे, क्लास को छोड़ के चले जाएंगे। तो आप कॉपी पेन उठाइए, इस आव्यूह का पहले ए इनवर्स निकालिए, ए इनवर्स जो आए उसको यहाँ पर लिखिए, ठीक, और उसके बाद बी आव्यूह यहाँ पर दिया गया है उसका इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए, और इधर जो है आपका हो जाएगा एक्स आव्यूह का मान, क्योंकि इस समीकरण में एक्स का मान रखेंगे एक्स वाई जेड। जब आप गुणा करोगे तो गुणा करने पर इधर एक्स वाई जेड रहेगा, और जब इनको गुणा करोगे तो इधर भी आपको एक स्तंभ आव्यूह मिलेगा, ऐसे 1 2 3 के रूप में, कोई ऐसे 3 संख्या मिल जाएंगी। तुलना करने पर एक्स का मान ये हो जाएगा, वाई का मान ये, जेड का मान ये। बस इतना करना है, आप इतना कर सकते हो। या नहीं कर पा रहे हो, तरीका नहीं पता है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक देता हूं, बिल्कुल इसी टाइप का मैंने क्वेश्चन सॉल्व कराया है। आप तरीकों को फॉलो कीजिएगा, आप कोई भी क्वेश्चन हो सॉल्व कर ले जाओगे। ओके, अब आपकी समस्या सॉल्व हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिलहाल क्वेश्चन नंबर 8 के का पार्ट की ओर। अब इस क्वेश्चन से आपको एक नया प्रकार का क्वेश्चन सीखने को मिलेगा। अवकल समीकरण में आपको मैंने बताया था 4 से 5 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं जिसमें से बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाना है। समघात अवकल समीकरण का वीडियो भी मैंने आपको जल्दी ही में दिया। अब इसमें रैखिक समीकरण को हल दिया गया है, देखिए कैसे। 8वें का
का पार्ट। बोला गया है कि हल कीजिए 1 प्लस वाई स्क्वायर और प्लस का दिया गया है x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y। ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। और dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0, इसको हल करना है। देखिए यहाँ पर दो रूप आप सभी लोगों ने पढ़े, बस ये दो रूप ही आपके यहाँ पर काम आएंगे, ठीक है ना। बस दो रूपों को यहाँ पर कौन कौन से दो रूप हैं और कैसे कैसे फार्मूला लगाना है देखिएगा, मैं आपको सारी चीज़ इन्हीं दोनों प्रश्नों में समझा दूंगा। इसमें सबसे पहले आप क्या करोगे, आप यहाँ पर देखिए डी बाई डी एक्स दिया गया है तो एक एक तरफ करो पहले। 1 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, इसको उधर ले जाओगे माइनस का x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y और इनटू में डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा। ठीक, इसको इधर लाओगे तो डी बाई डी एक्स का जो मान आ जाएगा वो आपका आ जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब बताइए ये माइनस का है कि नहीं, पूरा ब्रैकेट इधर आ जाएगा माइनस चिन्ह के साथ x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y हो गया। अगर यहाँ से हम dx अपान dy का मान निकालें, मतलब dx को ऊपर ले जाएं dy को नीचे ले आए हम, तो यहाँ पर इधर जो RHS में आपका अंश और हर है वो भी तो बदल जाएगा। देखिए इसमें हर आप ऊपर ले गए, अंश नीचे लाए, तो वैसे इसी प्रकार ये वाला हर ऊपर जाएगा तो माइनस का x माइनस ई की पावर माइनस tan इनवर्स y और अपान में कितना हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई कि नहीं। dx अपान dy की वैल्यू ये आ गई, ठीक है ना। आप चाहो तो इसे भी थोड़ा और भी सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है यहाँ पर तो आप सॉल्व कर सकते हो। माइनस के अंदर से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यहाँ से आपको dx अपान dy का मान मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, ये माइनस का था, ये प्लस का ई की पावर माइनस tan इनवर्स y हो जाएगा और ये माइनस का x गुणा होगा माइनस x हो जाएगा, ब्रैकेट में कर लीजिए, अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर कर लीजिए। इतना आप सभी लोग कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है ना। अब अगर आप चाहो तो इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ई की पावर माइनस tan इनवर्स y कर लीजिए, अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर कर दीजिए, आपके लिए आसान हो जाएगा। फिर माइनस x अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर, इसको अलग कर लीजिए। इसी को मैंने यहाँ पर माइनस चिन्ह लगा था, इसको मैंने अलग अलग कर लिया है, बस बाकी कुछ नहीं किया है। हम इसको क्या करेंगे, इधर ले आएंगे तो dx अपान dy और x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इधर लाएंगे तो प्लस का x अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा और इक्वल टू ई की पावर माइनस tan इनवर्स y अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अब बस आप इस रूप को देखिए कैसा बना आपका, ये इस रूप का बना। किस रूप का बना, dx अपान dy और प्लस, देखिए यहाँ पर आपका जो लिखा वो px के रूप में, x गुणनफल के रूप में है, तो px इक्वल टू q से क्या करेंगे, तुलना करेंगे। दो रूप होते हैं, एक होता है dx अपान dy प्लस px इक्वल टू q से तुलना, एक ये रैखिक समीकरण होती है, एक रूप होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना। दो टाइप के सवाल होते हैं, दोनों टाइप के पूछे गए हैं, तो पहले इस टाइप को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद अभी दूसरे टाइप को डिस्कस करेंगे। ठीक, तो तुलना करेंगे तो dx बाई डी वाई प्लस p के स्थान पर 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर है और x के स्थान पर x लिखा, क्यू के स्थान पर इतना फलन आपका लिखा हुआ है, ठीक है ना। सबसे पहले यहाँ पर हम तुलना करेंगे तो जो p का मान निकल के आएगा वह 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर आएगा, आप देख सकते हो 1 अपान 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू में x। उसके बाद यहाँ पर क्यू का मान निकालेंगे तो आप देख सकते हो क्यू का मान तुलना करने पर कितना मिलेगा, इतना फंक्शन है आपका e की पावर माइनस tan इनवर्स, ध्यान से देखिएगा एक एक स्टेप को, अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर, ये आपका भैया क्यू का मान आ गया। और उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। अब यहाँ पर जो सूत्र लगाते हैं, सूत्र इस टाइप के रूप के समीकरण में हम सूत्र लगाते हैं इंटीग्रेशन फंक्शन। इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू ई की पावर समाकलन ऑफ, देखिए ध्यान से समझिएगा, सूत्र का आना बहुत जरूरी है अन्यथा कुछ नहीं हो पाएगा। ई की पावर पी डी वाई, चूंकि यहाँ पी एक्स होता है ना, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन फंक्शन का मान होता है ई की पावर पी डी वाई होता है। हालांकि सूत्र पूरा क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। सूत्र ये होता है इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकालिए, सूत्र होता है x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन इक्वल टू समाकलन ऑफ क्यू और इंटीग्रेशन फंक्शन, ठीक, उसके बाद क्या होता है dy और प्लस का c, ये आपका होता है, ठीक है। अब चलिए ये सूत्र होता है इस रूप का, जब आपका फलन इस रूप का हो, इस रूप का था, मैंने पहले इसको बनाया है इस रूप का, फिर तुलना किया, मैंने p q का मान निकाला, तब यहाँ पर हमें इस सूत्र लगाने के लिए चाहिए इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू, क्योंकि q का मान तो पता है हमें,
तो बस इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू चाहिए, तो इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू होती है ई की पावर पी डी वाई। अगले वाले जो रूप होता है पी वाई वाला, उसमें ई की पावर पी डी एक्स होता है, इतना फर्क होता है। तो ई की पावर पी का मान कितना है आपका 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और डी वाई। अब ई की पावर 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में जो समाकलन हो जाएगा वो tan इनवर्स वाई हो जाएगा, tan इनवर्स वाई कर दिया। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आ गई ई की पावर tan इनवर्स वाई। अब इस सूत्र में मान रख देंगे, यहाँ पर लिख लेना सूत्र से, ठीक। इस रूप के लिए मैंने बताया ये सूत्र होता है x इंटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आपकी कितनी आई ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू क्यों का मान कितना है ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर, आप देख सकते हो। इनटू में इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आ गई ई की पावर tan इनवर्स वाई और डी वाई और प्लस सी। एक्स इंटू में ई की पावर tan इनवर्स वाई इक्वल टू, आप देखिए ई की पावर माइनस tan इनवर्स वाई, ई की पावर tan इनवर्स वाई, आधार सेम है तो घातें जुड़ जाएंगी। माइनस tan इनवर्स वाई में प्लस का tan इनवर्स वाई जुड़ेगा तो ई की पावर 0 हो जाएगा, और किसी भी फलन की पावर 0 का मान 1 होता है। तो हम इसको हल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1, और अपान में 1 प्लस वाई स्क्वायर पहले से है डी वाई प्लस का सी। एक्स इंटू में ई की पावर tan इनवर्स वाई, और ये इसका समाकलन कितना होता है tan इनवर्स वाई होता है। 1/1 प्लस वाई स्क्वायर का वाई के रिस्पेक्ट में समाकलन tan इनवर्स वाई होता है प्लस का सी। बस यही आपके इस अवकल समीकरण का क्या हो जाएगा भाई, हल हो जाएगा, जो कि सबसे आसान था। बस इतना याद रखना कि जब आपकी समीकरण जो होगी इस रूप की होगी तो आपको ये वाला सूत्र लगाना है। अब एक दूसरा रूप बचा है डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू वाला, ठीक, उसको भी बता देते हैं। इसके बाद ही सवाल पूछा गया है, तो चलिए उसको भी सॉल्व करा देते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट जल्दी से ले लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। अवकल समीकरण की एकदम टॉप क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है ना। ये जरूर तैयार कर लीजिएगा, बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर के आते हैं भाई। थोड़ा सा चेंज हो रहा है, देखिए भाई क्या चेंज हो रहा है। इस सवाल को अगर आप भली भांति समझ गए, ठीक है ना, इस रूप को आपने पढ़ा है, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं। बस इसमें आपको क्या होना, रूप को पहचानना है और उसके बाद सूत्र आना चाहिए कि किस रूप का कौन सा सूत्र होता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, पूछा गया है हल कीजिए। हल कीजिए, क्या हल करने के लिए बोला जा रहा है, कॉस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स, 8 नंबर का प्रश्न आता है, प्लस का वाई इक्वल टू tan एक्स। ये पहले से ही लग रहा है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू tan एक्स, ऐसे ही लग रहा है। तो इसको देखिए हम ऐसे थोड़ा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, है ना। देखिए हम कॉस स्क्वायर एक्स के से पूरी समीकरण को भाग कर दें, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देने पर, भाग दे देंगे तभी रुपए बनेगा। पहले होता है डी बाई डी एक्स, इसलिए मैंने कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दिया कि कॉस स्क्वायर एक्स खत्म हो जाए। और जब वाई के बटे में कॉस स्क्वायर एक्स ले जाएंगे तो 1/cos स्क्वायर एक्स बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और इंटू में वाई हो जाएगा। और tan एक्स के बटे में जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो 1/cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। चलिए ठीक है, कॉस स्क्वायर एक्स से भाग किया, 1/cos स्क्वायर एक्स को मैंने सेक स्क्वायर एक्स से लिख दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या कहा, इसकी तुलना करेंगे उपर्युक्त उक्त समीकरण की, उक्त समीकरण की तुलना। मैंने अभी क्या बताया, दूसरा रूप होता है आपका डी वाई बाई डी एक्स और प्लस का पी वाई, पी के स्थान पर सेक स्क्वायर एक्स है, और इक्वल टू कितना होता है क्यू से क्या करेंगे भाई, तुलना करेंगे। वही पुराना काम अभी मैंने बताया, तुलना करने पर तुलना करेंगे यहाँ पर। तो आप देख सकते हो कि जो p का मान मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और जो q का मान मिल रहा है वो आपको मिल रहा है सेक स्क्वायर एक्स, और इनटू में भाई tan एक्स भी है आपका, ठीक है ना। अब हम कौन सा, जब इस रूप का हमारा फलन दिया होता है डी बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, तो हम कौन सा सूत्र निकालते हैं, उसमें भी इंटीग्रेशन फंक्शन होता है। तो चलिए यहाँ पर इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। वहाँ पर क्या था, e की पावर पी डी वाई था, यहाँ पर e की पावर इस रूप में पी डी एक्स होता है। चलिए इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। p की वैल्यू है आपकी सेक स्क्वायर एक्स, और ये डी एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन कितना होता है tan एक्स, और ये प्लस का c, ठीक, प्लस सी मत यहाँ जोड़िए। तो इस तरीके से इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आ गई e की पावर tan एक्स। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जो अभीष्ट हल होता है इसका समीकरण आपको आना चाहिए। अभीष्ट हल सूत्र आपका क्या होता है, मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर चूंकि डी बाई बाई डी एक्स है तो वाई गुणे में होगा, उसके बाद इंटीग्रेशन फंक्शन वहाँ पर भी गुणे में था, यहाँ पर भी हो जाएगा।
ठीक। और उसके बाद समाकलन ऑफ क्यू और इनटू में इंटीग्रेशन फंक्शन, और वहाँ पर डी वाई था, यहाँ पर डी एक्स हो जाएगा बस, ठीक है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा डी एक्स और प्लस का आपसे लिख दीजिए। ये आपको सूत्र याद आना चाहिए जब आपका समीकरण इस रूप में हो। किस रूप में? इस रूप में। बस यही दो चीज़ें पकड़ना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, मेरी गारंटी। दो चीज़ें आप याद कर लीजिए बस। तो y और गुणे इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू आपने निकाल ली, e की पावर कितनी आई, tan x आ गई, इक्वल टू क्यों की अगर हम बात करें तो क्यों का मान है हमारा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक, और इनटू में tan x, ये तो क्यों का मान है। गुणे में इंटीग्रेशन फंक्शन की बात करें तो इंटीग्रेशन फंक्शन की वैल्यू है e की पावर tan x और dx है प्लस c लिखिए। आगे सॉल्व करोगे बहुत सिंपल है, y इंटू में e की पावर tan x इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स इंटू में tan x इंटू में e की पावर tan x dx। हमें क्या करना है, यहाँ पर tan x बराबर t मान लेना है। तो जब आप t मान लोगे कि माना tan x बराबर t, इसका समाकलन करोगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और dx बराबर कितना आ जाएगा dt। समाकलन करना तो जानते हो ना प्रतिस्थापन विधि द्वारा। तो ये आपका हो जाएगा समाकलन ऑफ, देखिए सेक स्क्वायर एक्स और dx के स्थान पर आपका हो गया dt, और tan x को आपने t माना तो t हो गया, और e की पावर कितना हो जाएगा, tan x को भी आपने t माना, e की पावर t हो जाएगा, प्लस c जोड़ दीजिए, y इंटू ई की पावर tan x इक्वल टू, अब t इंटू ई की पावर t, दो फलन जब गुणे में हो जाते हैं तो हम कौन सा सूत्र लगाते हैं, खंडसा समाकलन लगाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए ये आपका हो जाएगा t छूटेगा भाई, और e की पावर t का हम क्या करेंगे भाई, समाकलन करेंगे, ठीक है। क्या होता है समाकलन का सूत्र, मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट छूटता है, सेकंड का समाकलन होता है, फिर माइनस लगाते हैं, समाकलन के अंदर अवकलन होता है किसका भाई, फर्स्ट का, इनटू में समाकलन होता है सेकंड का, जो आता है उस पूरे का फिर समाकलन होता है x के रिस्पेक्ट में, फिर प्लस सी, यहाँ t के पदों में तो t के रिस्पेक्ट में। खंडसा समाकलन का सूत्र आप सभी लोग जानते हो भाई, ठीक है ना। चलिए पहले फर्स्ट छोड़ते हैं, समाकलन करते हैं सेकंड का, फिर माइनस लगाते हैं, और इस बड़े से समाकलन चिन्ह के अंदर हम फर्स्ट का अवकलन करते हैं, इनटू में समाकलन करते हैं सेकंड का, फिर इतना हल करने के बाद जो मिलता है उसका अगेन समाकलन करते हैं, और प्लस का सी लिखा तो प्लस का सी लिख देंगे, ठीक है ना। y इंटू ई की पावर tan x इक्वल टू टी, ई की पावर t का समाकलन e की पावर t ही होता है, माइनस t का, देखिए t का t के रिस्पेक्ट में जो आपका समाकलन हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा, एक हो जाएगा, और e की पावर t का समाकलन e की पावर t ही रहेगा, और प्लस का c लिख देना, फिर पुनः समाकलन हो जाएगा e इंटू टी, ई की पावर tan x, और t आपने t माना किसको था, आप बताइए, tan x को t माना था, तो ये हो जाएगा tan x इंटू में e की पावर tan x माइनस e की पावर t का समाकलन t के रिस्पेक्ट में e की पावर t ही होगा, और t आपने माना है tan x को, और ये प्लस का c हो जाएगा, y इंटू ई की पावर tan x बराबर tan x, इसमें देखिए कॉमन ले सकते हो आप, e की पावर tan x दोनों में कॉमन मिल जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा tan x माइनस का 1 और प्लस का c। इस तरीके से आपका यहाँ पर अवकल समीकरण का हल प्राप्त हो गया है। ये दोनों जो रूप मैंने आपको बताया अवकल समीकरण को हल करने के, रैखिक समीकरण के हल हैं, तो इनको आप अच्छे तरीके से दोनों सीख लीजिए। इसमें से एक टाइप जरूर आता है, आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है, और 8 नंबर में आता है, ये आप देख पा रहे हो, इसका प्रमाण आपके सामने है। मॉडल प्रश्न पत्र में ये 8 नंबर का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। हाँ, तो आप सभी लोग भाई देखिए वीडियो को लाइक करते रहें और दोस्तों में शेयर करते रहें, लगातार कंटिन्यू जुड़ते रहें, ठीक। अब आगे 2 सवाल बचे निश्चित समाकलन के, उनको भी देख लेते हैं इसी क्लास में, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हमने कहा कि अगर लॉन्ग वाले क्वेश्चन हैं तो हम एक ही क्लास में उनको उठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए अब हम देखेंगे निश्चित समाकलन के क्वेश्चन, और बहुत ही ज़बरदस्त है। निश्चित समाकलन में सबसे ज़्यादा मैंने बताया था उपयोग किसका होता है, एक प्रगुण का यूज होता है। जिस प्रगुण का यूज होता है वो प्रगुण अभी मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा कि किस प्रगुण का सबसे ज़्यादा उपयोग होता है। चलिए भाई, निश्चित समाकलन में भाई 2 सवाल पूछे गए हैं 8 नंबर में, ठीक है। ये हमारी जो प्रश्न संख्या होगी 9 का पार्ट बोला सिद्ध कीजिए, यानी टू प्रूव दैट आप लिख सकते हो, टू प्रूव दैट। क्या सिद्ध करना है, प्रश्न को देखिए। इसमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि सिद्ध कीजिए, लिमिट दी गई 0 से π/2, ऊपर दिया गया है cos स्क्वायर एक्स, और नीचे आपका दिया गया है साइन एक्स प्लस का कहीं cos x इंटू में dx इक्वल टू आपको सिद्ध करना है लॉग, जो सिद्ध करना उस पर फोकस कीजिए, log √2 + 1 अपान में √2। देखिए
ऐसे क्वेश्चनों को सिद्ध करने के लिए आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। पहले क्लास को अंत तक कीजिए, मैं जैसे बता रहा हूँ स्टेप को देखिए अच्छे तरीके से। आप सॉल्यूशन देखकर इन प्रश्नों को नहीं सॉल्व कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको समझ में आ सकते हैं। ठीक है, अच्छा खासा समय भी ये लेते हैं। तो पहले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, हम ये वाला साइड लेकर चलेंगे, ये वाला प्रूव करेंगे। तो मान लेंगे फलन का समाकलन करने से पहले उसको आई के बराबर मानते हैं। आई इक्वल टू हमने माना 0 से π/2 cos स्क्वायर एक्स अपान में साइन एक्स और प्लस का कितना हो जाएगा भाई cos एक्स और dx हो जाएगा। ठीक है ना, आई बराबर मैंने मान लिया। अब हम परगुण लगाएंगे। देखिए इसको ले सकते हैं ऐसे, लिमिट 0 से π/2 cos स्क्वायर, लिमिट से हम जो आपका थीटा वो घटा देंगे, साइन यहाँ पर भी एक्स है तो लिमिट एक्स को माइनस कर देंगे, यहाँ पर भी एक्स है तो लिमिट से एक्स को माइनस कर देंगे। ये जो मैंने प्रगुण लगाया है, प्रगुण होता है कि लिमिट 0 से a एफ एक्स डी एक्स बराबर लिमिट 0 से a एफ एक्स माइनस अगर एफ एक्स है आपका तो एक्स के स्थान पर अपर लिमिट माइनस एक्स, तो a माइनस एक्स और डी एक्स, ये प्रगुण आपका होता है। मैंने इसी प्रगुण का यूज किया हुआ यहाँ पर। तो ये आपका प्रगुण मैंने लगाया, आई इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 cos स्क्वायर, या इसको होल स्क्वायर बना सकते हैं, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा अपान में साइन 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा cos थीटा यानी cos एक्स, और cos 90 माइनस थीटा आपका हो जाएगा साइन थीटा यानी साइन एक्स। ठीक है ना, और इनटू में आपका dx है। इसको हम मानेंगे समीकरण 2, इसको मानेंगे समीकरण 1। लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 से दोनों समीकरणों को जोड़ लेंगे, i और i मिलके आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू समाकलन ऑफ लिमिट 0 से π/2 थी। देखिए दोनों का हर सेम है, cos x प्लस साइन एक्स यहाँ पर भी है, साइन एक्स प्लस cos x यहाँ पर भी है, तो एक बार हल ले लेंगे हम साइन एक्स प्लस cos x। ठीक है ना, और ऊपर अंश अंश जोड़ लेंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 dx लिख सकते हैं। कुछ स्टेप डायरेक्ट करने पड़े हैं तो इसको समझिएगा थोड़ा। दोनों का हर सेम है, मैंने एक हल ले लिया, और जब ऊपर अंश अंश जोड़ा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो एक समसमीका है जिसकी वैल्यू 1 होती है। त्रिकोणमिति आप लोगों ने पढ़ा हुआ है भाई। ठीक ना, अब चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर सवाल ये लॉन्ग होते हैं, थोड़ा सा समझना रहता है ऐसे सवालों में। ये सवाल ऐसे थोड़ी तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। अब देखिए आई यहाँ पर 2i बराबर हमने निकाला है, तो i का मान आसानी के साथ निकाल सकते हैं। i बराबर आ जाएगा 1/2 लिमिट 0 से π/2, है ना, ये 2 आपका बटे में चला गया, और ये जाएगा 1 कितना भाई साइन एक्स प्लस का cos एक्स। इसका गुणांक यहाँ पर देखिए तो 1, यहाँ पर 1, तो यहाँ पर हम a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पर √2 आता है। चलिए अगर आप ऐसे ना समझ पाए तो समझिएगा। यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हल करने के लिए हम इसके हर में √2 से क्या कर दिए, यहाँ पर गुणा कर दिए, अंश में √2 से गुणा कर दिए, और हर में मैंने √2 से कर दिया भाग। तो ये देखिए 1/√2 और उसके बाद प्लस लगा दिया और cos 1/√2। अभी आप समझ जाओगे मैंने ऐसा क्यों किया है, बस थोड़ा सा आगे देखिए, एक दो स्टेप। 1/2√2 लिमिट 0 से π/2 1 देखिए साइन आपका x था वो लिख दिया मैंने, साइन x इंटू में 1/√2 वैल्यू होती है साइन π/4 की, प्लस cos x है, मैंने cos x लिख दिया, 1/√2 से गुणा मतलब √2 से भाग किया, तो 1/√2 के स्थान पर लिख सकता हूँ cos π/4। cos 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है भाई 1/√2 होती है, और साइन 45 की वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। तो i इक्वल टू हो जाएगा 1/2√2 लिमिट 0 से π/2 1। आप ध्यान दीजिएगा, ये लिखा है cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन बी, ये cos a माइनस बी का फार्मूला होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं cos a के स्थान पर x माइनस b के स्थान पर π/4। अब ये हमारा सूत्र बन गया, इसको मैं आसानी के साथ हल कर सकता हूँ। तो 2√2 लिमिट 0 से π/2 1/cos थीटा हो जाता है sec थीटा, तो थीटा के स्थान पर x माइनस π/4 इसको लिख देंगे और इंटू में dx लिख देंगे। sec थीटा का सूत्र आप सभी लोग जानते हो, log tan θ/2 होता है, मतलब जो है इसका समाकलन जो होता है। तो यहाँ पर देखिए इसका समाकलन करेंगे इधर हम, i इक्वल टू 1/2√2 sec थीटा का जो समाकलन होता है, sec थीटा का समाकलन वो आपका होता है log, क्या होता है log और tan और θ/2 प्लस कितना होता है भाई π/2 ये होता है। तो यहाँ पर देखिए थीटा के स्थान पर आपका कितना है, थोड़ा बड़ा लगाइए, थीटा के स्थान पर x माइनस π/4 है, इसका /2 करेंगे पहले और प्लस π/2 जोड़ेंगे, ये सूत्र होता है। और लिमिट कितनी है, लिमिट अभी हमने रखी नहीं 0 से π/2।
बताइए इतने में कोई दिक्कत? ओ सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई है, tan θ/2 प्लस π/4 होता है सूत्र में। क्या होता है भाई? π/4। ठीक, तो इस चीज़ को आप सुधार कर लीजिएगा। तो I इक्वल टू आपका आ जाएगा 1/2√2 और बड़ा ब्रैकेट लगाओगे log tan, देखिए ये x के बटे में जाएगा तो ये x/2 हो जाएगा, और ये 2 इस π/4 के बटे में जाएगा तो π/8 हो जाएगा, और प्लस π/4 हो जाएगा। ब्रैकेट को ऑफ करके यहाँ पर लिमिट लिख देंगे 0 से π/2। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। इधर थोड़ा रफ करेंगे जिससे ये आगे क्वेश्चन सॉल्व किया जा सके। चलिए थोड़ा सा रफ करेंगे, ज़्यादा रफ नहीं करेंगे भाई, ठीक है ना। जो प्रूफ करना वो लिखा रहेगा जिससे आपको कोई समस्या ना हो। हमारे पास प्लेस कम है इसलिए मुझे रफ करना पड़ रहा है, और उम्मीद करता हूँ कि एक एक स्टेप आपको समझ में आ रहा होगा। ये 8 नंबर वाले क्वेश्चन है, तो बोरियत मत महसूस कीजिए, क्लास को अंत तक करते रहिए, सारी चीज़ें आपको भी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर भाई I इक्वल टू 1/2√2 लिमिट, ओ सॉरी समाकलन हो चुका है, ये हो जाएगा log tan, ध्यान दीजिएगा x/2, और यहाँ पर इसको हल करेंगे तो इसमें ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दें, हर सेम हो जाएगा तो लिखेंगे x/2 माइनस एक हर ले लेंगे 8, यहाँ पर भी 8, यहाँ पर माइनस पाई और प्लस का 2 पाई, आपका केवल प्लस का पाई बचेगा π/8। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आप ये आपका हो जाएगा I इक्वल टू 1/2√2 और लिमिट हमारी थी 0 से π/2। अब इस फलन में, अब मेरा समाकलन हो गया ना, अब इस फलन में हम x के स्थान पर अपर लिमिट पहले पुट करेंगे, तो अपर लिमिट पुट करने पर ये log tan, x के स्थान पर π/2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा π/4 और प्लस π/8। ठीक, जो था उसको लिख दिया, फिर माइनस इसी फलन में हमने x के स्थान पर अब लोअर लिमिट पुट करेंगे तो log tan, ठीक, x के स्थान पर 0 पुट करोगे पूरा फलन 0 हो जाएगा, कितना बचेगा? केवल π/8 बचेगा, तो केवल π/8 को लिखिए। लिमिट पुट करने का यही प्रोसेस होता है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। I इक्वल टू आपका हो जाएगा 1/2√2, ठीक, और ये हो जाएगा कितना हो जाएगा भाई? log tan, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, हर सेम करोगे तो 2 से गुणा करोगे तो ये आ जाएगा 2 पाई और 3 पाई मिलके 3 पाई, और बाई नीचे आपका आ जाएगा 8। ठीक है, माइनस ये आपका हो जाएगा log tan π/8, ये आपका होता है। अब यहाँ पर आपका हो जाएगा I इक्वल टू 1/2√2, ये log देखिए m लिखा है माइनस log n के रूप का लिखा है, तो सूत्र होता है log m/n, m के स्थान पर tan 3 π/8 और उसके बाद n के स्थान पर tan π/8। अब आपको यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है, इस सवाल में 8 नंबर का क्वेश्चन था, I इक्वल टू 1/2√2, क्या याद रखना है? log tan 3 π/8 की जो वैल्यू होती है वो आपकी होती है √2 + 1, और tan π/8 की वैल्यू जो होती है वो √2 - 1 होती है। ये वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखनी पड़ेगी भाई, नहीं इसके बिना फिर आपका ये प्रूव नहीं हो पाएगा। हो सकता है आपको दे भी दिया जाए उधर संकेत में, सवाल में, ठीक है, ऐसे सवालों में नहीं दिया जाता तो याद रखिएगा, ये लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और कुछ चीज़ें इसमें याद रखकर ही इनको सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, चलिए इसको रफ कर देते हैं, इसको आगे सॉल्व आपको कराते हैं। अब आप समझ पा रहे हो कि 8 नंबर वाला क्वेश्चन कितना भारी होता है और कितनी ज़्यादा आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है। ठीक, देखिए यहाँ पर I इक्वल टू 1/2√2, ठीक, यहाँ पर देखिए हम क्या कर देंगे? परमीकरण कर देंगे, यानी √2 + 1 से नीचे और ऊपर क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा log √2 + 1 का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर, नीचे √2 + 1 √2 - 1, यानी a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, a² - b², √2 का स्क्वायर 2 - 1। ठीक, I इक्वल टू हो जाएगा 1/2√2। लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है कि log m की पावर n के रूप में लिखा होता है, तो ये पावर आगे आ जाती है तो 2 आगे ले आएंगे, log वहाँ बचेगा √2 + 1 और अपान में बचेगा 2 से बन जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हुआ। I इक्वल टू आपका आ गया 1/√2 log √2 + 1 अपान में 1, या 1 ना लिखिए, बस इतना ही आप छोड़ दीजिए। आपको यही चीज़ RHS में राइट हैंड साइड में प्रूव करनी थी। आप देख सकते हो कि ये चीज़ हम लेकर चले थे और ये चीज़ मेरी जो प्रूव हो गई, जो मुझे प्रूव करना था। कुछ गड़बड़ हुआ क्या? यही प्रूव करना था, ये यहाँ पर √2 नहीं था, यहाँ पर √2 था। ओके, बस तो इस तरीके से ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन आपको 10 मिनट में समझा दिया मैंने। एक एक स्टेप को फॉलो करके प्रैक्टिस कीजिए, ये सवाल आ जाएगा।
ठीक, एग्जाम में आ सकता है, आप कर लोगे। एक और यहाँ पर समाकलन का जो क्वेश्चन है निश्चित समाकलन का 8 नंबर में, वो भी पूछा गया है और इसको भी देख लेते हैं, जिससे जो है हमारा जो है पूरा मॉडल प्रश्न पत्र हल हो जाए। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो, कॉपी पेन लेकर ही बैठा करो, आप मॉडल पेपर हल कर रहे हो, ठीक है ना। और आज हमारी इस सेट की लास्ट क्लास है भाई, और आपको देखिए मैंने फिजिक्स का भी मॉडल पेपर हल कराना शुरू कर दिया है। तो मैंने कहा आप टेंशन मत लीजिए, आपको सारी क्लासें प्रोवाइड की जाएंगी, बस आप कंटिन्यू क्लासों को करते तो रहिए भाई। जब क्लासों को करोगे तभी तो नॉलेज होगा। चलिए भाई बढ़ते हैं आज के क्लास के 9 के खा पार्ट की ओर, ठीक है ना। ये लास्ट पार्ट है 9 का खा पार्ट, इसमें भी निश्चित समाकलन का क्वेश्चन पूछा गया है। हालांकि आपको का खा में एक ही करना रहेगा, लेकिन हम दोनों आपको इसलिए करा रहे हैं, आपके बोर्ड पेपर में कोई भी क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, ठीक। तो मैं सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। हमारे समझ से तो सिद्ध करने वाले ज़्यादा बेस्ट होते हैं आपके लिए। मान ज्ञात कीजिए, क्या मान ज्ञात करना है आपको, मान ज्ञात करना बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, लिमिट 0 से π/2, ठीक। और दिया गया है cos x, अपान में दिया गया है 1 प्लस cos x और प्लस का sin x दिया गया है और dx, इसका मान ज्ञात करना है। तो वही पुराना काम, सबसे पहले जिस भी हमें फलन का समाकलन करना होता है उसको i के बराबर मानते हैं, लिमिट 0 से π/2 cos x अपान में 1 प्लस cos x और प्लस का sin x। उसके बाद वही पुराना परगुण, अभी जो मैंने बताया था, लिमिट 0 से π/2 cos, जहाँ पर x होगा उसको हम लिमिट से घटा देंगे, नीचे भी जो x जहाँ पर होगा वहाँ पर लिमिट से उस फलन को हम x को घटा देंगे। साइन में भी x के स्थान पर हम लिमिट से x को घटा देंगे और dx लिख देंगे। i इक्वल टू लिमिट 0 से π/2 cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, यानी साइन x हो जाएगा, 1 प्लस cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा यानी साइन x हो जाएगा, और साइन 90 माइनस थीटा cos थीटा हो जाएगा यानी cos x हो जाएगा dx। यहाँ पर आपने माना था इसके बराबर, इसको समीकरण 1 मानो, इसको समीकरण 2 मानो, और वही पुराना काम आप लिखना समीकरण 1 प्लस 2 से। जो परगुण लगाया अभी इसके पहले मैंने आपको बताया, तो परगुण मैं लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है ना। तो i और i मिलके आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू RHS जोड़ेंगे, लिमिट दोनों में 0 से π/2 है, दोनों का हर सेम है 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, आगे पीछे लिखें, हर सेम है 1 प्लस साइन एक्स प्लस का कॉस एक्स, मैंने एक हर ले लिया, और ऊपर देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो मैंने लिख लिया साइन एक्स और प्लस का कॉस एक्स और dx, ठीक। अब इस फलन को, सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर इसको तोड़ना, इसको तोड़ ले जाओ, बस सवाल सॉल्व हो जाएगा। 8 नंबर का सवाल है बस, बाकी कुछ नहीं। 2i इक्वल टू, देखिए इसको ले सकते हो लिमिट 0 से π/2, और इसको देखिए इस पूरे फलन को आप तोड़ोगे तो इसको ले सकते हो 1 माइनस 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। थोड़ा दिमाग से सोचो इस बात को, अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, इसका गुणा 1 से करेंगे और उसके बाद 1 घटाएंगे तो ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा और नीचे आपका 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचेगा। नहीं, इस फलन को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, तो 2i बराबर लिमिट 0 से π/2 1 dx का समाकलन अलग हो जाएगा, माइनस लगाएंगे, फिर लिमिट 0 से π/2 और जो ये बचा 1 अपान 1 प्लस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, इसका समाकलन आपका भाई अलग हो जाएगा। कोई आपत्ति, कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। तो 2i इक्वल टू dx का समाकलन कितना हो जाएगा x, और लिमिट आपकी 0 से π/2 है वो लिख देंगे, माइनस लिमिट 0 से π/2 1 अपान 1 प्लस, इस साइन एक्स के स्थान पर लिख सकते हैं 2 साइन x/2, हाफ एंगल वाला फार्मूला लगा देंगे, इंटू में cos x/2, और cos x के स्थान पर ऐसा फार्मूला हाफ एंगल वाला लगाएंगे कि ये आपका जो 1 है वो ये वाला 1 ये कैंसिल हो जाए। तो मैंने cos x का हाफ एंगल वाला फार्मूला लगाया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। अब ये -1 ये +1 ये आपका कैंसिल हो गया। तो 2i इक्वल टू, यहाँ पर देखिए x के स्थान पर अपर लिमिट π/2 माइनस लोअर लिमिट 0, माइनस लिमिट 0 से π/2 1 अपान 1 सॉरी यहाँ पर देखिए 2 साइन एक्स इंटू कॉस x/2 प्लस 2 cos स्क्वायर x/2 में हम क्या करेंगे 1 अपान 2, पहले दोनों सब में 2 कॉमन मिला, दोनों ब्रेक इसमें तो 1 अपान 2 मैंने बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर हम कॉमन ले लेंगे भाई, क्या भाई cos स्क्वायर x/2। ऐसा क्यों लेंगे, जब cos स्क्वायर x/2 कॉमन लेंगे तो यहाँ केवल cos x/2 होगा, तो एक cos x/2 बटे में चला जाएगा, sin x/2 बटे cos x/2 आपका हो जाएगा भैया tan x/2। जब कॉमन कहीं पर नहीं मिलता कोई चीज़, इसका मतलब बटे में जाती है, तो यहाँ पर cos x/2 है और cos स्क्वायर x/2 मैंने कॉमन लिया, तो एक cos बटे में जाएगा, sin x/2 बटे cos x/2 tan x/2 हो जाएगा, प्लस लगाएंगे
कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू मैंने कॉमन लिया, टू तो मैंने पहले ही कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पर बचा आपका 1, ठीक है ना, और ये dx लिख दिया। 2i इक्वल टू ये आपका हो गया पाई बाई टू माइनस 1 बाई टू और लिमिट 0 से पाई बाई टू। देखिए 1 अपान कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू ये आपका हो गया सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और अपान में आपका हो जाएगा 1 प्लस tan x बाई टू। अब आप समझ पा रहे होंगे कि सवाल हमारा आसान हो रहा है और धीरे धीरे अभी इसको हम सॉल्व कर ले जाएंगे आसान तरीके से, ठीक है। आसान है ही, ज़्यादा कठिन नहीं भाई। देखिए ये आपका हो जाएगा 2i इक्वल टू पाई बाई टू माइनस 1 बाई टू। यहाँ पर मान लेंगे tan x बाई टू, यहाँ पर क्या मानेंगे, माना tan x बाई टू बराबर t, अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू का अगेन करेंगे 1 बाई टू और dx बराबर कितना हो जाएगा, dt हो जाएगा। तो लिमिट हो जाएगी 0 से पाई बाई टू, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और dx के स्थान पर 2 उधर लेकर जाएंगे तो ये लिख सकते हैं 2 dt अपान में 1 प्लस tan x को हमने tan x बाई टू को आप पूरा पूरा मान सकते थे t, तो इसको हम मान लेते हैं t पूरा पूरा, ठीक। 1 प्लस tan x बाई टू को ही पूरा पूरा t मान लेते हैं, 1 का अवकलन 0 हो जाएगा और tan x बाई टू का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू हो जाएगा। तो ये तुम्हारे लिए इस तरीके से ये आसान हो जाएगा, तो log t बन जाएगा। देखिए भाई कैसे, 2 यहाँ से ये बाहर होगा, ठीक, तो ये हो जाएगा पाई बाई टू माइनस 1 बाई टू और 2 बाहर हुआ, समाकलन हो जाएगा लिमिट 0 से पाई बाई टू। आप लिमिट चाहो तो चेंज कर सकते हो यहाँ से, लेकिन अभी नहीं चेंज करते हैं, चलो अच्छा चेंज कर लेते हैं। जब 1 प्लस tan x बाई टू बराबर t माना है तो देखिए जब यहाँ पर x के स्थान पर 0 रखेंगे तो ये tan 0 हो जाएगा, तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 1 आ जाएगी, ठीक है ना। और जब x के स्थान पर आप पाई बाई टू रखोगे तो ये पाई बाई 4 बन जाएगा, 1 और 1 मिलके ये 2 बन जाएगा, तो लिमिट 2 बन जाएगी और ये आपका 2 बाहर निकल आया, 1 अपान टी हो जाएगा log t, 1 अपान टी और ये dt बच जाएगा। अब आपको इस तरीके से चेंज नहीं करना पड़ेगा, तो 2i इक्वल टू आपका हो गया पाई बाई टू माइनस, लिमिट चेंज करना जानते हो ना, जहाँ पर आप t मानो वहाँ पर पहले लोअर लिमिट पुट करो, तो देखो t का मान कितना आता है वो यहाँ पर रख दो, फिर इसी पर आप अपर लिमिट पुट कर दो, फिर t का मान जो आता है वो यहाँ पर रख दो। बस आपको बाद में चेंज नहीं करना पड़ेगा, x के पदों में लिमिट आप डायरेक्ट पुट कर दोगे। 1 अपान ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1 अपान टी का समाकलन हो जाएगा log t और लिमिट आपकी है भाई 1 से 2। अब इसमें आपको कुछ चेंज नहीं करना, बट डायरेक्ट लिमिट रखो बस, तो ये 2 आ जाएगा बटे में, तो यहाँ से i बराबर देखिए 2 अगर पाई बाई टू के बटे में आएगा तो पाई बाई 4 हो जाएगा, माइनस ये 2 इसके बटे में आएगा 1 बाई टू हो जाएगा, लिमिट पुट करेंगे तो ये हो जाएगा अपर लिमिट log 2 माइनस का log 1, यही तो होगा बताइए। मैंने t के स्थान पर पहले अपर लिमिट पुट किया, फिर माइनस लगाया, लोअर लिमिट यानी 1 पुट कर दिया। अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर देते हैं, इसके बाद इसका मान निकाल देते हैं, ठीक। चलिए भाई इतना नोट कर लीजिएगा, हमारे पास जगह नहीं, थोड़ा सा इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। देखिए यहाँ पर आपका क्या निकल के आएगा, आपका निकल के आएगा i इक्वल टू, इसको यहाँ पर लाइन ड्रा कर देते हैं, i इक्वल टू क्या निकल के आएगा भाई, पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू log 2 माइनस log 1, ये फार्मूला बन जाएगा log 2 अपान में 1, log m माइनस log n का फार्मूला बन जाएगा। तो बटे में 1 लिखने से कोई मतलब नहीं, केवल log 2 लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपको इंटीग्रेशन की वैल्यू मिली है आपको ये मिली, इससे ज़्यादा इसको सॉल्व ही नहीं किया जा सकता है। तो जो इसका समाकलन होगा, ठीक, किसका, cos x अपान में 1 प्लस cos x प्लस साइन x, लिमिट 0 से पाई बाई टू, इसका समाकलन का जो मान होगा वो आपका पाई बाई 4 माइनस 1 बाई टू log 2 होगा। आज की इस क्लास में मैंने आप लोगों को जितने भी 8 नंबर वाले प्रश्न थे अथवा कुछ नहीं, मैंने सारे प्रश्नों को क्रम वाइज सॉल्व करा दिया है, ठीक है ना। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को ये जो मैंने मॉडल प्रश्न पत्र हल कराया 2021 का पहला सेट वो समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को 2022 का पहला सेट हल कराऊंगा, ठीक है ना। देखिए करीब सन वाले जो आपके सेट हैं उनको पहले सॉल्व करा देता हूँ, जिससे आप सभी लोगों का ये जो है माहौल बन जाए कि कैसे प्रश्न हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, और वैसे इस हिसाब से आप तैयारी भी करते रहें। क्लास को लगातार लेते रहिएगा। वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर अभी तक आपने नहीं किया और चैनल को नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि मैं लगातार आपको रोज़ जो है शाम 7 बजे क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपके बोर्ड एग्जाम की बेस्ट तैयारी करा रहा हूँ। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।